राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में। हम स्टार्ट करने वाले हैं 19th सेशन हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस का। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a टू द पावर b इज इक्वल टू 125, यदि इस तरह से क्वेश्चन दिख रहा है, एक ही इक्वेशन हमें दे रहा है a टू द पावर b इज इक्वल टू 125, इसके अलावा कोई इक्वेशन हमें नहीं दे रहा है, तो ये हमें लॉजिकली इसे एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब मानते क्या हैं हम, किसी नंबर की पावर कुछ करें तो 125 आ रहा है, a टू द पावर b इज इक्वल टू 125। इसका अगर हम समझने जाएंगे तो सिर्फ एक विकल्प हमारे पास होगा, 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125 होता है, इसके अलावा हम कुछ नहीं सोच सकते। अब क्या बोल रहा है, a माइनस बी का मतलब 5 माइनस 3 टू द पावर a प्लस बी माइनस 4, 5 प्लस 3 माइनस 4, 5 और 3 8, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, टू द पावर 4 मतलब 16। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ एक ही इक्वेशन है, बस इसका ध्यान रखना है इक्वेशन कितना है। फिर x प्लस 1 बाय 16, x इज इक्वल टू 1 है और यहाँ 64 दे रहा है और क्यूब के फॉर्म में दे रहा है। क्यूब के फॉर्म में दे रहा है मतलब यहाँ भी क्या रहा होगा, 4x रहा होगा, यहाँ पर भी 4x रहा होगा, तो यहाँ हमें 4 लाना है तो पूरे में 4 का इंटू करना पड़ेगा। हम पूरे में 4 का इंटू कर देंगे, यहाँ से 4 कैंसिल होगा, 4 टाइम्स इज इक्वल टू 4। अब हम इसकी तरफ पहुंच सकते हैं। क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं हम, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये इसका रिलेशन होता है। अपन यहाँ इसे अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ क्यूब करते हैं। दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब 1/4x का क्यूब प्लस 3a की जगह 4x, b की जगह 1/4x और ब्रैकेट में 4x a प्लस b, 4x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 4 का क्यूब कितना, 64। अब हम देखें ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमें रिक्वायर्ड है 64x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब, तो इस पूरे को अपन क्या लिख लें कि, और ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या है, 4x प्लस 1/4x 4, 4 3 12, 12 यहाँ जाएगा, k इज इक्वल टू 64 माइनस 12, तो k आ जाएगा कितना, 52, 52, ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे, 500 रुपये का 6 महीने का 8% छमाही की दर से ब्याज। आप इस बात पर बहुत ध्यान देना, जब लॉन्ग क्लास होती है वहाँ हम समझाते हैं कि जनरली जो दर दी होती है वो हमें दी होती है वार्षिक। आप कोई भी किताब उठाकर देखना, तो यहाँ पर बस ये चेक करना चाहता है कि आप कहीं सो तो नहीं रहे। अगर आप जाग रहे हैं तो आपको रेट पता होगा, 8% कितने महीने पर लग रहा है, 6 महीने पर लग रहा है, और यहाँ कितने के लिए लगाना है, 6 महीने के ही लगाना है। तो 500 रुपये पर ब्याज कितने परसेंट मिलेगा, 8% मिलेगा, वही ब्याज पूछ रहा है वो। तो 500 गुणा सीधे 8% निकाल दो, 500 का 8% ब्याज मिलेगा 6 महीने में, 8 पंजे कितना, 40 रुपये, ये हमारा आंसर बनेगा। बस ब्याज दर को समझना था, इसीलिए क्वेश्चन लिया था। अगले प्रश्न की तरफ, एक धनराशि उधार ली गई, उसे 882 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों प्रत्येक 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में अदा किया गया है, उधार ली गई राशि थी। अब ये है किस्त वाला क्वेश्चन जो अभी तक नहीं लिया था। ये क्वेश्चन दिखा तो हमें लगा इसके थ्रू हम किस्त समझा देंगे। अब किस्त समझने चलते हैं अपन। क्या रेट दे रहा है, 5% रेट दे रहा है, और 5% का मतलब क्या होता है, 5/20 और 5/100 और 5 से काटेंगे 1/20, और 5% ब्याज का मतलब 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज या 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज। जब 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज दिया जाएगा, अगर 1 साल की बात आएगी, कोई भी पैसा 1 साल में वापस करना होगा, तो 20 आप उधार लोगे, वापस कितना कर दोगे, 21।
दूसरा कुछ पैसा आपको 2 साल में वापस करना है। देखो किस्त का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ये आर्टिकल लिया 1000 रुपये का, ये 1000 रुपये का आर्टिकल लिया और इसकी आपने किस्त बनवाई 100 रुपये की 12 किस्त यदि बन गई, 100 रुपये की 12 किस्त यदि बनी, तो इसका मतलब होगा कि जो 100 रुपये आप वापस करने जा रहे हो उसमें कुछ हिस्सा प्रिंसिपल होगा और कुछ हिस्सा ब्याज होगा। जो हिस्सा आप पहले साल जमा करने जाओगे उसमें ब्याज कम होगा, क्योंकि वो हिस्सा आप पहले साल ही जमा कर रहे हो, उसमें ब्याज का हिस्सा कम, प्रिंसिपल का हिस्सा ज़्यादा। जो दूसरी किस्त जमा करने जाओगे वो 2 साल बाद जाओगे। पहली किस्त की राशि और दूसरी किस्त की राशि में कोई भी संबंध नहीं होता है। तो पहले साल जो जमा करोगे उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल ज़्यादा ब्याज कम, और दूसरा जो जमा करोगे उसमें ब्याज ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत और प्रिंसिपल अपेक्षाकृत कम होगा। जैसे मान लो यहाँ 100 रुपये जमा किए तो हो सकता है 95 रुपये आपने मूलधन लौटा दिया और 5 रुपये उसका ब्याज दे दिया। अगले साल जब जमा किया तो 92 रुपये आपने जमा किया मूलधन और 8 रुपये दिया आपने ब्याज। तो ये जो 92 और 95 है ये अलग अलग देखना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो दूसरे साल के लिए जब हम सोचेंगे तो किसके बारे में, 92 के बारे में सोचेंगे। उस पर कितने साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज। जब 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, ये 1 साल की बात है, तो 2 साल की बात क्या हो जाएगी, 20 का स्क्वायर और यहाँ 21 का स्क्वायर। या हम बोले क्या मिलता है, x का 21/20, ये मिश्र धन होता है 21/20। 10% मिलता है 110/100, 110/100, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो यहाँ क्या लिखा हमने, 20 × 20 2 बार लिख दिया, दूसरे साल की कहानी, और यहाँ 21 × 21 ये प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, किस्त कैसी है, किस्त है बराबर। जब किस्त बराबर है तो यहाँ 21 × 21 है, पहले साल की किस्त भी बराबर करनी है, तो इसे भी अपन ने क्या कर दिया, 21 से गुणा, 21 से इसको गुणा करोगे तो ये जो कहानी है ये कहानी अब क्या बन जाएगी, इस कहानी को देखना 21 से गुणा करने के बाद इस पूरे में पहले साल 20 का 21 मिलेगा, दूसरे साल 400 का 441 मिलेगा। ये ध्यान रखना बस, इस से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 420 और वापस कितना मिलेगा 441 देना होगा। देखो 420 दिया, 420 इसमें क्या है मूलधन है और 441 किस्त चुकाई। दूसरे साल भी 441 की किस्त थी, लेकिन इसमें मूलधन कितना था 400। देखो यहाँ क्लियर हो गया, जब आप 441 रुपये पहले साल दिए उसमें 420 मूलधन था और 21 ब्याज। जब 441 यहाँ दिए तो 400 मूलधन था, 41 रुपये ब्याज। ये कहानी रहती है। अब प्रिंसिपल कितना आया, 2 साल में आपने वापस कितना किया 820 रुपये, और यहाँ कितना वापस किया 882 यूनिट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसे 882 की 2 वार्षिक किस्त, एक कितनी है 882, जबकि यहाँ कितनी है एक किस्त 441 को वो बोल रहा है 882 रुपये। तो 1 यूनिट कितना हो गई, 1 यूनिट हो गई 2 रुपये, 1 यूनिट 2 रुपये। अब वो क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है उधार ली गई राशि। तो वापस कितना किया 820, ब्याज थोड़ी जोड़ेंगे उधार में, तो 820 यूनिट हमें बताना है। 820 यूनिट कितना होगा, 820 यूनिट होगा 2 × 820 मतलब 1640 रुपये उसने उधार लिए थे, 1640 रुपये। ऑप्शन नंबर बी ये आंसर बनेगा अपना। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। राजू ने 2 पंखों को बेचा जिनमें प्रत्येक पंखे का मूल्य 990 रुपये था। एक पर 10% लाभ, एक पर 10% हानि, ऐसा एक प्रश्न पिछले उसमें आया था, उसमें थोड़ी सी एरर हो गई, आप वापस जाके देखना। उसमें एक पर 6% लाभ, दूसरे पर 4% हानि, उसमें हमने एक के हिसाब से बता दिया था। जब उस तरह का प्रश्न आएगा, ओवरऑल बताना होगा, तो वहाँ पर उसे हाफ करना होगा। यहाँ पर इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो हम एक्स वाई से सॉल्व कर सकते हैं, x + y + xy/100। जब वो सेलिंग प्राइस सेम लेगा, यहाँ वो कुछ भी कर दे,
यहाँ वो कुछ भी चेंज कर दे चलेगा। 1 पर 10% लाभ, 1 पर 10% हानि, माइनस का मतलब है हानि और प्लस का मतलब है लाभ बटा 100। ये देखो प्लस माइनस 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1। अब चलते हैं हम बेसिक पर, ये हमने जल्दी निपटा दिया इसको, अब बेसिक पर चलते हैं। अगर 990 रुपये बेचने में 10% का लाभ है, मतलब वापस कितना मिल रहा है 110%। अगर अपन CP1 पर जाएं तो 110% कितना है 990। 11 से जीरो काट दोगे, 11 से काटोगे 9 बार, तो 100% कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा 900। तो पहला CP कितना आ गया, CP1 आ गया 900। इसी तरह से CP2 निकालोगे तो CP2 आ जाएगा 1100। CP2 कैसे निकालोगे बता देते हैं हम, कोई शॉर्टकट नहीं करते हैं ना। 10% की हानि, तो CP2 के लिए जाते हैं 90%। 10% की हानि मतलब क्रय मूल्य के 90 में बेच रहा है, और ये कितना 990। जीरो काट दो, 9 से काटोगे 11 बार और 2 जीरो से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1100 रुपये। अब चलते हैं पूरा CP कितना, पूरा CP निकालो, 900 और 1100, CP कितना हो गया 2000। और SP सेलिंग प्राइस 900 की जगह ये कितना 990 और 990, ये हो जाएगा 1980। कितना लॉस 20 का लॉस, तो लॉस परसेंट हम निकालेंगे। 20 का लॉस कितना लगाया था 2000 लगाया गुणा 100, तीनों जीरो काट दो, 2 से 2 काटोगे क्या आ जाएगा 1%, 1% की हानि, जो कि हम यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे। तो किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, आसान है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए हमने लिए भी काफ़ी सारे। स्टार्ट कहाँ से करना है, विक्रय मूल्य से स्टार्ट करना है। 6 पेन का विक्रय मूल्य, तो 6 का विक्रय मूल्य बराबर, सबसे पहले 6 का CP लिखना है। लेकिन ये दोनों क्या है, यहाँ क्या है 8 का क्रय मूल्य। 6 पेन का विक्रय मूल्य ये अपन ने यहाँ लिख लिया, लेकिन यहाँ 8 है, और यहाँ जो पैटर्न है हमारा, तरीका है लिखने का, बेसिक है, वो है 6 बेचेंगे तो सबसे पहले 6 का कॉस्ट प्राइस है। ये ज़्यादा है तो प्लस में, कम है तो माइनस में। प्लस का मतलब प्रॉफिट, माइनस का मतलब लॉस। तो यहाँ 8 है तो प्लस का 2 CP, तो प्रॉफिट हो रहा है 2 का, प्रॉफिट हो रहा है 2 का कितने पर 6 पर गुना 100, ये आ जाएगा 33 1/3%। 33 1/3, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं आगे की तरफ। A/B, A+B/B+C/C+A। अगर अपन AB इज इक्वल टू A+B इज इक्वल टू 6x, B+C इज इक्वल टू 7x, C+A इज इक्वल टू 8x। इसको तीर लगा के भी किया जा सकता है, लेकिन हम बेसिक पर जा रहे हैं इसमें। 2 of A+B+C, और ये हमेशा का पैटर्न हमने हमेशा बताया, इस तरह से आएगा। टाइम एंड वर्क में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न पर पूछे जाते हैं। 7 और 6 13 और 8 21, तो A+B+C कितना 21x/2, जो कि कितना दे रहा है 14 दे रहा है। देखो A+B+C बराबर 14, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 28/21। तो ये 7 से काटोगे 4/3, x बराबर 4/3। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए C की वैल्यू चाहिए। अगर हम AB की निकाल लें, और A+B+C हमें पता है 14 है, तो AB कितना है A+B बराबर 6 गुणा 4/3, ये आ जाएगा 2। तो AB कितना आ गया, AB आ गया 4 दूनी 8। देखो ये A और B मिला के 8 है, जबकि तीनों मिला के कितना है 14 है। आए या नहीं आए समझ में, तो यूं कर लेते हैं, इसमें से इसको घटा दोगे तो C बराबर 6 आ जाएगा। C बराबर 6, ऑप्शन नंबर ए। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन राजस्थान में आया, फिर उसके बाद उत्तराखंड TET में पूछा गया। तो इधर उधर चलते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो ये आ गया C इज इक्वल टू
6 और ये डेफिनेट पैटर्न टाइप में ये चला जाता है। शीला एवं शिल्पा के पास कुछ रुपए हैं 5:3 के अनुपात में थे। शीला के पास यदि 400 रुपये थे, मतलब जो 5 हिस्सा है, 5 हिस्से को वो क्या बोल रहा है 400 रुपये, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा, एक हिस्सा हो जाएगा 80 रुपये। जबकि शिल्पा के पास कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा, तो शिल्पा के पास देखते हैं हम कितना है। शिल्पा के पास 3 हिस्से हैं और 3 हिस्से का मतलब 80 गुणा 3 बराबर 240 रुपये। उसके पास 240 रुपये किसके फॉर्म में है, शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के हैं। 5-5 रुपए के सिक्के मिला के 5-5 रुपए के n सिक्के मिलाए और वो कितने हो गए 240 रुपये। 5 से इसको काटोगे, 5 चौक 20 और 8 पंजे 40, सिक्के कितने आ गए 48। क्या पूछ रहा है, शिल्पा के पास कितने सिक्के थे या रुपए, जो भी था 48, 48, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक भिन्न का अंश 20% तथा हर 25% बढ़ा दिया जाए, दोनों को बढ़ा रहा है, यदि जो मूल भिन्न है वो x/y रहा हो। बढ़ाने का मतलब क्या है, 100% पहले जैसा और एक्स्ट्रा कर रहा है वो, तो 100% के बाद ये 20 बढ़ेगा तो 120 और ये 125, ये हो जाएगा 120% और नीचे हो जाएगा 125%। और बोल रहा है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 3/5 होता है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, या तो दोनों के नीचे 100 लिख के काट देना, कैसे भी कर सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी है। 3 से काटोगे ये 40 और 5 से काटोगे ये 125, 25, 5 से काटोगे ये 25। अब दोनों को 5 से काट दोगे तो ये 8 और ये 5, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे। तो मूल भिन्न क्या था 5/8, 5/8, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन। एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 1000 निवासी हैं, 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। अब 60% यदि पुरुष हैं, मेल कितना है 60% मतलब 600, तो फीमेल कितना होगा, बची हुई 400। वो बोल रहा है जिनमें से 20% साक्षर हैं। साक्षर कितने इसमें से, एजुकेटेड इसमें से हैं 20%, इसका 10% कितना 60, तो 20% कितना 120। वो बोल रहा है यदि कुल 25% निवासी शिक्षित हैं, किसका, ये टोटल है, तो टोटल में से 25% शिक्षित हैं, मतलब एजुकेटेड कितने, इसका 250। इसमें किसी को भी समस्या नहीं निकालना पड़ेगा, 250 हैं, जिसमें से पुरुष कितने शिक्षित हैं 120, तो बची हुई कितने 130 कौन होंगी, एजुकेटेड महिलाएं, वो होंगी 130, क्योंकि टोटल कितने शिक्षित हैं 250 पहले ही बता रहा है, तो महिलाएं होंगी शिक्षित 130। तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, साक्षर हैं 130, कितने में से 400 में से। रिक्वायर्ड 130/400 गुणा 100, दोनों जीरो काट दो, 4 से भाग लगाओ, 4 तिये 12 बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचेगा, 4 दूनी 8 बचेगा 2, पॉइंट लगा दिया 20 हो गया, 4 पंचे 20, 32.5, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD, एक अच्छा सा सुंदर सा समांतर चतुर्भुज बना लो अपनी कॉपी पर, जितना बना सकते हो सुंदर। ये बना लिया, ठीक है, ठीक ठाक है। हाँ, अब बोल रहा है ABCD है, नामकरण भी कर देते हैं, ABCD ये नामकरण कर दिया। अब बोल रहा है AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर मिलते हैं, ये AC है और ये BD, ये O पर मिलते हैं।
आप लोग ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये थ्योरम बता रहे हैं हम, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते, ना ये एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है, ध्यान रखना है। अब हम चले इसमें आगे, हमें क्या दे रहा है, आगे हमसे बोल रहा है DAC, डी से ए और ए से सी, ये 32 है, ये 32 डिग्री दिया। आप लोग तुरंत लिखते जाना, देखो AD और BC पैरेलल है, समांतर हैं, तो ये बन रहा है Z उल्टा, तो यहां भी कितना होगा, यहां भी होगा 32 डिग्री। क्लियर बात। अब चलते हैं आगे, AOB बराबर 70, A से O, बीच में O है, A से O से B, ये कितना दे रहा है 70, ये 70 दे रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि पूरी लाइन पर एंगल कितना बनता है 180, तो इस लाइन पर 180 में से 70 हो चुका है, तो बचा कितना 110 डिग्री। चलो अब चलते हैं D से B, B से C चाहिए, D से B और B से C, ये अपन को चाहिए X। अब तो दिख ही गए, चाहे यहां पर निकाल दो या यहां पर निकाल दो, एक ही बात है। तो अपन ने यहां लिख लिया है तो ये वाला ही निकाल देते हैं। 110 और 32 मिलाकर 110 प्लस 32 प्लस x मिलाकर होगा 180। 110 और 32 142, 142 यहाँ जाके घटेगा, बचेगा 38 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 38 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 38 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, एंगल BAC प्लस एंगल OBC, B से A, A से C, ये A है, ये एंगल पूछ रहा है हमसे, इसको थीटा लिख लो, और OBC, O से B, B से C, इसे अपन X लिख लें। अब देखो OB और OC क्या है, OB और OC तो रेडियस हैं, त्रिज्याएं हैं, जब बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो यहाँ क्या बनेगा x, और O इसका केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, O केंद्र है, तो यहाँ अगर थीटा बन रहा है, और आप लोगों को ये अच्छे से पता है यहाँ क्या बनेगा 2 थीटा, और आपको अब बहुत अच्छे से पता है कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा 180, तो 2 थीटा प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। और यही तो हमसे पूछ रहा है, ये थीटा और ये अपन ने लिया है x, थीटा प्लस x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो इस एंगल का सम प्लस इसका सम 90 डिग्री होता है। चाहे इसे थ्योरम के फॉर्म में, ये उपप्रमेय के तौर पर हम याद रख सकते हैं, प्रमेय तो नहीं है ये, उपप्रमेय। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल DEF और PQR। ऐसा एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर उसमें हमने सीख लिया डायग्राम की ज़रूरत नहीं है तो सीधे हम इस पर चलते हैं। पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसके ऑप्शंस हमने देखे DEF, 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 DEF। हम भी DEF लिख लेते हैं, हम क्यों कम रखें, ये लिख लिया DEF और लगा दिया हमने सर्वांग सम, यहाँ त्रिभुज का नाम भी लिख दिया। अब चलते हैं, पहले इक्वल क्या क्या किया उसने, देखो इक्वल करने जाएं, पहले इस पेयर में देखो और इस पेयर में देखो, यहाँ DE, यहाँ EF कॉमन क्या दोनों में, E वर्टाइसिस, E सीड्स कॉमन है। अब दोनों में E अगर कॉमन है तो यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है P, और E यहाँ पर कहाँ आ रहा है बीच में, तो अपन क्या करेंगे P को भी कहाँ रख देंगे बीच में। अब देखो हो गया, बस अपना इतना ही करना था। यहाँ D के साथ में क्या है, E के साथ में क्या है D, और यहाँ P के साथ में क्या है Q, और यहाँ D है तो D कहाँ आ रहा है पहले आ रहा है, तो जो D की जगह लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा D की जगह Q, इसको निशानी लगा देते हैं। ये E की जगह क्या आ रहा है, E की जगह P, E की जगह P, E की जगह P, तो D की जगह Q, और D पहले लिखा है तो Q भी पहले लिखने में आएगा, तो Q पहले में लिखने में आएगा, PQ बचा R, QPR, 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 ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चला इसलिए नहीं है, वाइट लिया हुआ है हमने, ये लो चल गया।
ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दशा में दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है? जहां सर्वांग समता नहीं चलती है वो देखना है अपन को। नहीं है, दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो डेफिनेटली सर्वांग सम होंगे। भुजा भुजा भुजा, दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, पहले ही थ्योरम पढ़ा है हमने थ्योरी में। दो कोण एवं उनके बीच की भुजा, ये एंगल साइड एंगल, इसको यूं लें और नहीं भी लें, बीच की भुजा हो, कोई भी भुजा हो, जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। तीसरा एंगल बराबर हो गया, साथ में एक बराबर क्या दे रहा है? साइड। आप एक साइड खींच लो, कुछ भी दो त्रिभुज बना रहे हो, आपने दोनों में से ये भुजा और ये भुजा बराबर खींच ली। अब इस कॉर्नर पर एंगल बनाओ, इस कॉर्नर पर अब बराबर एंगल बनाना शुरू करोगे तो बाकी साइड्स अपने आप क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। जब एंगल से, डेफिनेट एंगल से लाइन खींचोगे वो अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो ये भी क्या है? दोनों ठीक है। दो कोण, उनके बीच की भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर। तीनों कोण बराबर होंगे तो देखो एक डायग्राम हम बना देते हैं। ये लिया, इसमें एंगल तो बराबर हैं इनके, लेकिन साइड्स बराबर नहीं है, सभी अंग बराबर नहीं है, सिर्फ 3 अंग बराबर हैं, जबकि सर्वांग सम में सभी अंग बराबर होते हैं। तो ये अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण पर इसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए, ठीक है, लंबों की लंबाई ये है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? बना लेते हैं कोई भी चतुर्भुज, ये बना लिया। ये भी साइड आप कैसे भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाना पड़ेगा। एक लंब ये डाल दिया और दूसरा लंब ये डाल दिया, ये ए बी सी डी। और आप लोगों को हमने कभी भी सिखाया है, बेसिक के लिए हमेशा बोला है ट्रायंगल होता है बेसिक। अगर हम इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो त्रिभुजों से मिलकर बना है, ए बी सी और ए सी डी। अगर हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 227.2। तो करते हैं हम वैसा ही, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आधार गुणा ऊंचाई, आधार दोनों में कॉमन है तो पहले वाले का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2, ये ले लेते हैं कितना? 8.8 और ये ले लिया 7.2। इसका क्षेत्रफल 1/2, आधार AC और ऊंचाई 8.8, ये इसका क्षेत्रफल प्लस दूसरे का 1/2 AC और ये बेस इंटू हाइट 7.2 और दोनों को मिला दिया तो 227.2। AC कॉमन आ जाएगा दोनों से, 2 से इसको काटोगे ये आ जाएगा 4.4 और 2 से इसको काटोगे आ जाएगा 3.6 बराबर 227.2। ये कितना? 4 और 3 7, 8 हो जाएगा। 8 से हम इसे काटने जाएंगे, 8 दूनी 16, फिर बचा कितना? 6, 67 हो जाएगा, 8 8 64, 28 हो गया, बचा कितना? 3, 8 चौक 32, ये आ जाएगा पॉइंट 28.4 ऑप्शन नंबर ए। 2019 में ही पूछा गया, रिसेंट का क्वेश्चन है, ये आंसर बनेगा इसका। बस पेशेंस रखना है, धैर्य से अपने कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में आप घुमाएंगे, आपको अपने आप सॉल्यूशन दिखने लगेगा। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया है। सभी छोटे घनों को पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग बताना है। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा घन कितने बनेंगे। जब एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है तब हमेशा आयतन बराबर होता है। तो 1 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब के कितने घन आए? n। किस में से? 4/4/4 के बड़े घन में से। देखो कितने आ जाएंगे? 4 चौक 16 चौक 64, ये आ जाएंगे, घनों की संख्या हो जाएगी 64। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में एक का कितना होता है? 6a², ऐसे कितने हैं? 64।
ए कितना है 1 और ये 64, 6 चौक 24 का 4, 6 6 36 और 2 38, कितना आ गया आंसर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। हवा में नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान रखना है, हवा में चले जाओगे नहीं तो। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक पहिए को 352 मीटर चलने के लिए कितनी बार घुमाया जाना चाहिए? तो हम देख लेते हैं, n बार घुमा देते हैं। 2 पाई r को हमने n बार घुमाया, 2 पाई की जगह 22/7 और r की जगह कितना 28। ये परिधि हमने n बार घुमाई और ये चल कितना ली 352 मीटर, जबकि पहिया किस में है सेंटीमीटर में, तो इसे भी हम लेकर आ जाएंगे सेंटीमीटर में। यूनिट हमेशा एक ही होगी, एक इक्वेशन में ध्यान रखेंगे। तो ये मीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। बस अब सॉल्व कर देते हैं, करते हैं सॉल्व। 7 से काटेंगे 28 को 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 100 को 25 बार, फिर 11 से काट देते हैं, 11 से काटेंगे 11 तिया 33 का 3, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे कितनी बार 8 बार, 25 अट्ठे 200। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे पहिए को 200 चक्कर, ऑप्शन नंबर ए ये आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 है। वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a। ये a ले लेते हैं, इसमें a ले रहा है तो अपन इसे चेंज कर लेते हैं, कैपिटल A ले लेते हैं। 4a बराबर कितना, 4 बाहर लिख लेते हैं, a + 2, 4 से 4 कट जाएगा, भुजा कितनी आ जाएगी इसकी a + 2। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a + 2 का होल स्क्वायर। a + 2 का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab मतलब 4a। a² + b² + 2ab, b की जगह 2 लिखना था तो 2 दूनी 4 लिख दिया सीधे सीधे। a² + 4 + 4a, a² + 4a + 4, क्रम विनिमय योग में पालन होता है तो क्रम बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है। 19 यदि किसी सारणी के सभी पदों का समांतर माध्य 40, माध्य का 50 हो तो उस सारणी के पदों का बहुलक हो सकता है। तो इसमें आपको तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है 3 गुणा माध्य का, 3 गुणा माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये रिलेशन होता है। माध्य का कितना है 50, 50 दिए 150, बहुलक हमसे पूछ रहा है तो इसको x लिख लिया। 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य मतलब 2 गुणा 40, 40 दूनी 80, ये 80 यहाँ जाके घटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 70, तो बहुलक आ जाएगा 70, ऑप्शन नंबर डी। बस ये रिलेशन याद रखना, अपनी कॉपी पर लिख लेना, सीधा सीधा वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें लास्ट क्वेश्चन। इस तरह का एक और क्वेश्चन हमने पहले पूछा था, उसमें हमने कैलकुलेशन में 0.75 की जगह 1.75 ले लिया था और आंसर ठीक आ गया था। अब उस चीज़ को यहाँ वापस समझा देते हैं। जो तुलना में चेंज पूछता है, इससे ठीक पहले वर्ष की तुलना में अधिकतम मूल्य वृद्धि, वृद्धि या कमी का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन देखा जाता है कहाँ से ये हो रहा है। जैसे 20 से ये 38 हो गया, लगभग डबल हो गया। 38 से 58 बहुत कम है डबल से, 58 से 80 ये भी डबल से बहुत कम है। तो यहाँ तो हमें सीधे ही दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ पर इस ईयर में 2009 में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है या वृद्धि हुई। यहाँ पूरा वृद्धि हो रहा था तो यहाँ 2009 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा
आंसर बन जाएगा, सीधे दिख रहा है। तो बस पिछले वर्ड्स की तुलना में अगर लिखने में देखा जाए, लिखने में कैसे लिखेंगे हम इसको, बढ़ कितना रहा है, 18 बढ़ रहा है कितने से, 20 से, गुना 100, 20 पंजे 100, 18 पंजे 90% की वृद्धि इसमें देखने को मिल रही है, 90% की वृद्धि। तो ये सबसे ज़्यादा मानी जाएगी 2009 में। इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन पर। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? ये आप स्टेटमेंट लिखते जाना, हम हर एक बार एक एक स्टेटमेंट लेते जा रहे हैं तो, और स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं समझ सकते। ये स्टेटमेंट किसका है? डटन का है, डटन ने दिया था ये स्टेटमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या होता है? पहला, विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना, कतई नहीं, संकीर्ण उद्देश्यों की तरफ तो नहीं चलते हैं। विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों की तरफ जाते हैं। बिल्कुल उच्च उद्देश्य जो विद्यालय है वहाँ पर लेकर ही चलेंगे हम। गणित की समस्याओं को हल करने के लिए एक से अधिक तरीकों का शिक्षण करना ठीक है, एक उपाय ले सकते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षी अर्थ तो नहीं होगा। विविध प्रकार के गणित के शिक्षण जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और आंकड़ा प्रबंधन, नहीं, इन चीज़ों को लेके नहीं चलता। बच्चों को क्या करता है? शिक्षण के उच्च उद्देश्यों की तरफ वो लेकर जाता है विद्यालय में। वापस पढ़ना, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी और सुसंगत। महत्वाकांक्षी और सुसंगत से मतलब है कि उसमें बहुत सारी इच्छाएं रखी गई हैं, बच्चों को तार्किक बनाना, हर चीज़ को उसके जीवन से गणित को उसके जीवन से जोड़ना, इस तरह की महत्वाकांक्षाएं 2005 एनसीएफ में रखी गई थी। तो और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती हैं। यहाँ जीवन से जोड़ने की बात है, तो इनको बहुत अधिक नहीं ले जाना है। क्या करना है? विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजा जाता है कि इसे किस तरह से रिलेट किया जाएगा। उच्च उद्देश्य और संकीर्ण उद्देश्यों के बारे में पहले बात की जा चुकी है, तो अभी उस पर डिस्कशन नहीं करते हम। किस प्रकार के सह संबंध को स्थापित करने के लिए गणित अध्यापक को विभिन्न विषयों के संबंध में आवश्यक तथा उपयोगी ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जो जैसे कोई मैथ का टीचर है, मैथ के टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको साइंस बनती है, इसलिए आपके सिलेबस में साइंस दी जा रही है। लेकिन साइंस में भी आप देखेंगे कौन सा सेक्शन दिया जा रहा है, उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री दिया जा रहा है, बायोलॉजी नहीं दिया जा रहा है। बायोलॉजी विशिष्ट हो जाता है, बायोलॉजी नहीं दिया है उसको, चूंकि मैथ्स वाले आगे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं 11th-12th में, बायो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको बायो नहीं दिया जा रहा है। तो वो जो दिया जा रहा है वो क्या है? उसका प्रासंगिक मतलब जो समय के अनुसार, मांग के अनुसार या जो उम्मीद की जाती है उतनी नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप मैथ्स के विद्यार्थी हैं तो आपको हिस्ट्री की कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कहा जाना चाहिए बताओ इतना भी नहीं पता। जब हम ये बोलते हैं बहुत बढ़िया, इतनी उम्मीद की जाती थी कि आपको इतना पता होगा, और उसी को कहा जाता है प्रासंगिक। और क्रमबद्ध सहसंबंध का मतलब हो जाएगा वो पूरी नॉलेज की बात कर रहा है, तो उतनी नॉलेज नहीं चाहिए होती है। दूसरे विषय के संबंध में एक शिक्षक को शक्तिमान नहीं माना जाएगा। प्रासंगिक जो है सहसंबंध, जो रिलेशंस हैं लॉजिकल, उनमें कनेक्शंस आना चाहिए। अब चलेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा परिभाषित नहीं है? और आपको पहले ही बताया जा चुका है, कई सारे पोस्टुलेट्स ऐसे हैं ज्योमेट्री में जो बस चलते हैं। जैसे पॉइंट की डेफिनेशन हम मानकर चलें, समतल की डेफिनेशन भी यही है, लाइन के बारे में भी कोई डेफिनेशन नहीं है, जो वो हैं इक्वेशंस हैं वो देखी जाती है, लेकिन कोई यूनिक डेफिनेशन नहीं है। लेकिन चतुर्भुज के विकर्ण की जो विपरीत शीर्षों को मिलाकर बनता है उसकी डेफिनेशन है। विपरीत शीर्षों को मिला देते हैं, वो क्या बन जाता है? चतुर्भुज के विकर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ ये परिभाषित है, बाकी तीनों परिभाषित नहीं है। अगला, विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? तो गणित के जो उद्देश्य हैं उसमें तीन तरह के लिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और
क्रियात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को हमने कई क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य के डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ क्या है, बच्चे किसमें रुचि लेते हैं, उसके संवेग क्या होता है, उसकी मनोवृत्ति क्या होती है, जो स्वाभाविक तरीके से जो बच्चे देखकर फीलिंग से सीखते हैं कि मुझे ऐसा करना है। जैसे गांधी जी के तमाम आंदोलनों में उनने भाव का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, और इस देश को गांधीवादी इसीलिए कहा जाता है। जो लोग नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं गांधीवाद क्या है, आप बस 1 मिनट देना, आप समझ जाएंगे गांधी क्या थे। आप अपने घरों में अपनी मांग को मनवाने के लिए शाम को खाना नहीं खाते, बच्चे सुबह खाना नहीं खाते, मम्मी से नाराज हो जाते हैं, हमें नहीं खाना है खाना, हमसे बात नहीं करो, और बात नहीं करते हैं। तो ये क्या है, खाना नहीं खाना, भूख हड़ताल। हम भूख हड़ताल करते हैं घर पे, और अगर हम उसको लंबा कर दें तो घर वालों की भी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो कतई नहीं चाहते कि आप परेशान हो, बीमार हो, तो आपकी मांगों को मान लिया जाता है। और गांधी जी भी इन्हीं भावनात्मक चीज़ों का उपयोग करके गांधी जी ने कई सारी भूख हड़ताल की हैं और अपनी मांगों को मनवाया है। इवन 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, वहाँ पर भी उन्होंने यही किया था, भूख हड़ताल की थी। तो जो भावनात्मक हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, वो एक्शंस को लेकर आते हैं। ये भी तो क्या किया, भावनात्मक हमने सीखा, हमने गुस्सा होना कहाँ से सीख लिया कि ये वर्क करता है, उससे भी तो सीखा जाता है। तो जो मनोवृत्तियां हैं, संवेग हैं, गुस्सा होना, खुश होना, इन सभी से सीखा जाता है। तो ये किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं भावात्मक पक्ष में। क्रियात्मक पक्ष में जब हाथ पैर चला के, छू के जिन चीज़ों को देखा जाता है, करके जहाँ देखा जाता है, वो क्रियात्मक पक्ष में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक पक्ष। ये तीनों पक्षों के बारे में डिस्कस कर लिया है हमने। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों को परिभाषित करने के लिए कहती है। टीचर ने बोला आप जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, चतुर्भुज हैं, उन्हें परिभाषित करो। जैसे भुजाओं का प्रयोग भुजाओं के आधार पर बता दो, एंगल के आधार पर बता दो, विकर्णों का यूज़ करके बता दो, शिक्षक या शिक्षिका का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर शिक्षिका का, टीचर का उद्देश्य क्या है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। बिल्कुल अच्छी बात लग रही है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप किसी चतुर्भुज को एंगल से भी समझा सकते हो, भुजा से भी समझा सकते हो, और उसके विकर्ण से भी समझा सकते हो। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने बोला एक चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर हैं, आपके दिमाग में कुछ चतुर्भुज दौड़ने लगेंगे। फिर अगला सेंटेंस बोला उसके चारों कोण 90 डिग्री हैं, फिर और इमेज बनने लगेगी। फिर अगला बोला उसकी चारों भुजाएं बराबर है, या उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। आपके दिमाग में तुरंत इमेज बनती जा रही है। तो जो परिप्रेक्ष्य हैं, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है कि एंगल के आधार पर भी समझ सकते हैं, और विकर्ण के आधार पर भी समझ सकते हैं, भुजा के आधार पर भी समझ सकते हैं। और देखते हैं विकल्प क्या बोल रहे हैं। कंठस्थ करने जैसा तो कतई भी नहीं है, ये तो हटा दो, गणित से दूर करो। परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं का हल करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता, विभिन्न परिभाषाओं की खोजने की नहीं। ये सबसे अच्छा है और इस पर अपन बात कर चुके हैं। उम्मीद है ये सबको समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो ज्ञानात्मक उद्देश्य, अभी 3 देखे थे, भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक में से ये आता है अनुप्रयोग। ज्ञानात्मक उद्देश्यों में सबसे पहले ज्ञान, फिर अपबोध, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये आता है तीसरे नंबर पर अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब है जो आपको ज्ञान मिला, आपको ज्ञान का बोध हुआ, आप उसकी सारी जानकारी, प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ सीख गए हो, अब क्या करो, उसे नई स्थिति में आप उपयोग करो। जो आपने सूत्र वगैरह सीख लिए हैं उससे क्या करो, आप सॉलिडैरिटी फॉर्म में अपनी नॉलेज को लेकर जाओ। संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताना नहीं, गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है नहीं, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है बच्चा, समस्याओं का उसी में तो अनुप्रयोग कर रहा है, वो नई कंडीशंस में कहाँ पर कौन सा क्या लगाना है, तो वो हो जाएगा उसका अनुप्रयोग। तो उपर्युक्त तो सभी तो नहीं जा सकते हम।
भिन्नता वगैरह पर नहीं, अवधारणा यहाँ नहीं बना सकता, गणितीय अवधारणा की व्याख्या यहाँ नहीं करेगा, सिंथेसिस तक जाके करेगा, वो एनालिसिस करेगा, फिर नई अवधारणाएं देगा, तो वहाँ वो व्याख्या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है जहाँ पर हम मूल्यांकन को बहुत इम्पैक्टफुल नहीं मानते हैं? छात्र के विकास की निगरानी करने, बिल्कुल उसके लिए मूल्यांकन करते हैं हम, कैसा उसका परफॉर्मेंस चल रहा है। निर्देशक निर्णय लेने में कि उसको आगे क्या करना चाहिए, डायरेक्टिव जो डिसीजंस होते हैं, डेफिनेटली उसके लिए मूल्यांकन करते हैं कि इसका ये अच्छा है, इसका ये बेहतर है, इसमें भविष्य इसका देखा जा सकता है। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, पाठ्यक्रम प्रभावी है या नहीं इस उम्र के बच्चों के लिए, कितना वो उसमें से सीख पा रहे हैं। तो तीसरा भी ठीक है। प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना, रैंकिंग मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। हालांकि भारत में हम हैं और भारत के हिसाब से हमें क्या लगता है कि जो पेपर होता है वो रैंकिंग के लिए होता है। पेपर रैंकिंग के लिए उतना नहीं होता है, ये ध्यान रखना। हमेशा सुधार के लिए अधिक उसको माना जाता है, बच्चे की स्थिति जानने के लिए हमेशा उसको माना जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2018 का ही क्वेश्चन है। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है आप अपना प्रश्न रखिए आप अपनी बात। तो इसका मतलब क्या होगा? कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। संदेह उस हिसाब से नहीं बोला जाता कि क्लास में डाउट करना, डाउट पूछना किसमें से, सब्जेक्ट में से, वो हो सकता है, वो बिल्कुल ठीक मान सकते हैं हम। फिर प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, कुछ भी बात है। प्रश्न हल करना कुछ भी बात है, प्रश्न रखना मतलब करना ही होता है, विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना। जो आप पढ़ा रहे हैं, जो विषय वस्तु है जिसके बारे में बात की जा रही है, उसमें से क्वेश्चन पूछना, ये एक सटीक बात आ रही है कि एक विद्यार्थी ने अपना प्रश्न रखा तो वो उसमें से आ जाता है, संदेह पर नहीं जाते हैं। हालांकि ज्ञान सीखने में संदेह से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। ये साइकोलॉजिकल फिलॉसफिकल बात है कि हमें संदेह हमेशा करना चाहिए। हमेशा ज्ञान पर या किसी भी चीज़ पर संदेह करने से हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं। ये प्रैक्टिकल व्यवहार पर नहीं, अदरवाइज सारे रिश्ते सब कुछ बिगड़ जाएगा। आप ज्ञान पर यदि जाते हैं तो वहाँ ज्ञान से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संदेह, और जो प्राचीन काल रहा है तो जो बहुत बड़े बड़े फिलॉसफर रहे हैं उन्हें संदेह का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। ईश्वर के होने पर संदेह की वजह से उनने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। तो संदेह फिलॉसफिकल वर्ड हो जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है? जो एग्ज़ाम वगैरह लिए जाते हैं पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करने के लिए, डेफिनेटली इसीलिए किया जाता है। ठीक है या नहीं है? एक उसके उद्देश्यों में शामिल होता है। परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए, ठीक है। देखो ये बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, विद्यार्थी को उत्तम ढंग से पढ़ाने के लिए, ठीक है। पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए, आवश्यक संशोधन के लिए पूरा तो नहीं माना जा सकता इसको। परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, डेफिनेटली वो अपडेट की जाती है। कोई भी परीक्षा प्रणाली हो उसको अपडेट किया जाता है और उसके लिए मूल्यांकन किए ही जाते हैं। विद्यार्थियों का उत्तम ढंग से पढ़ाना, जो उत्तम ढंग से पढ़ाने का मतलब है यहाँ पर किसका? जो शिक्षण का मूल्यांकन है। यहाँ शिक्षण का मूल्यांकन है, जो शिक्षण विधियां हैं, अधिगम जो प्रोसेस है उसका मूल्यांकन डेफिनेटली इसमें किया जाता है। तो मूल्यांकन में क्या आ जाएगा? फिर सभी आ जाएंगे। संशोधन के लिए हमेशा देखा जाता है और पाठ्यक्रम में संशोधन किए जाते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा 19th सेशन। उम्मीद है इसके क्वेश्चंस आपको ठीक लगे होंगे और इसी तरह के क्वेश्चन, आसपास क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में दिखने वाले हैं। चूँकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, चाहे सीटेट हो या फिर यहाँ पर अपना एमपीटेट हो, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम जितना पढ़ रहे हैं उतना सफिशिएंट है। चूँकि हम आसपास की भी बात कर लेते हैं तो प्रैक्टिस के हिसाब से ये पर्याप्त है। आप लोगों के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लोगों की बहुत सारी डिमांड्स और कमेंट्स थे, लेकिन अपनी लिमिटेशन की वजह से हम वो पूरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारा क्रम ये लगातार चलते रहेगा। जो आप लोगों की डिमांड है साइंस की, वो हम ज़रूर पूरा करेंगे और आपके लिए मेंस के सबसे अच्छे साथी हम बनेंगे।
और आपको एक एक चीज़ हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, राम राम सभी को।